दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिकूज लेजीनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेज़ी का मतलब होता है आलसी, LAZY, जो कि एडजेक्टिव है, और ये लेजीनेस नाउन है जिसका मतलब होता है आलस। और आप इसे नोट कर लें, ये एक नाउन है। और दोस्तों रिकू के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। रिकूज लेजीनेस का मतलब हुआ रिकू का आलस। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रिकू वॉज आ लेज़ी रैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? रिकू वॉज अ लेजी रैबिट, मतलब रिकू एक आलसी खरगोश था। ही नेवर डिड एनी वर्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और इस वाक्य में नेवर का यूज़ किया गया। तो इधर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो नेगेटिव वाक्य के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो कि एक रूल है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य बनाने का। लेकिन यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे और आप नेवर का यूज़ करेंगे, नेवर मतलब कभी नहीं, तब आपको डिड नॉट का यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि नेवर एक नेगेटिव वर्ड है और डिड नॉट भी एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड है। तो यदि आप नेवर लगाएंगे तो आपको डिड नॉट का यूज़ नहीं करना। लेकिन ये पास्ट का वाक्य है तो वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं, डिड का यूज़ जो है वो वर्ब के रूप में नहीं किया गया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया गया, इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब है और उसके अलावा ये एक वर्ब भी है और सेकंड फॉर्म में डिड। तो क्या अर्थ हुआ? ही नेवर डिड एनी वर्क। एनी मतलब कोई, वर्क मतलब काम, और ये भी नाउन के रूप में यूज़ किया गया। तो इस तरह से इस लाइन का अर्थ क्या निकला? ही नेवर डिड एनी वर्क। उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। ही वॉकड एंड हॉप्ड स्लोली। दोस्तों वॉक मतलब होता है चलना और हॉप का मतलब होता है फुदकना, और ये दोनों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉकड एंड हॉप्ड स्लोली। वह धीरे चलता था और धीरे फुदकता था। ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेजी। ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर, वो हर जगह हमेशा लेट हो जाता था। हर एवरीवेयर मतलब कि हर जगह वो लेट होता था। बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेजी, क्योंकि वह स्लो और आलसी था। आगे देखिए, His parents used to warn him, son, please leave this bad habit of laziness। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था नियमित तौर पर। तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। WARN वॉर्न का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, किसी को चेताना। तो क्या अर्थ हुआ?
हिज पेरेंट्स हिज पेरेंट्स यूज टू वॉर्न हिम, उसके माता पिता उसे चेतावनी दिया करते थे, सन बेटा प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस। लीव मतलब होता है छोड़ना, और हैबिट मतलब आदत, लेजीनेस मतलब आलस की। तो क्या अर्थ हुआ, बेटा प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस, बेटा कृपया इस आलस की इस बुरी आदत को छोड़ दो। दिस कैन मेक यू सफ़र, और सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ का कष्ट उठाना। दिस कैन मेक यू सफ़र, इससे आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, ये मतलब इससे आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। चलिए आगे देखिए। बट रिको डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पे का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, कोई कीमत अदा करना, और देने को भी पे कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बट रिको डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस। देयर मतलब उनकी, एडवाइस मतलब सलाह, जो कि एक नाउन है, लेकिन रिको ने उनकी सलाह पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। वन डे रिकू वॉज लाइंग अंडर आ शेडी ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहां वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आए, ऐसे वाक्यों में वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। लाई का मतलब होता है पड़े होना, लेटे होना। अंडर का मतलब होता है नीचे, और दोस्तों SHADY शेडी का मतलब होता है छायादार, और ये एडजेक्टिव है। तो शेडी ट्री का मतलब होता है छायादार वृक्ष या पेड़। तो क्या अर्थ हुआ कि वन डे एक दिन रिकू वॉज लाइंग अंडर अ शेडी ट्री, एक दिन रिकू एक छायादार पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, या कह सकते हैं लेटा हुआ था। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का यूज़ किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसा यहाँ पर है तो वर का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय मतलब क्या अर्थ हुआ कि कुछ खरगोश नज़दीक में खेल रहे थे। जस्ट देन मतलब कि तभी, अनादर रैबिट दूसरा रैबिट मतलब दूसरा खरगोश, नेम्ड टीकू, नेम्ड मतलब नामक, तभी एक टीकू नामक दूसरा खरगोश केम रनिंग दौड़ता हुआ आया, एंड सैड और कहा, फ्रेंड्स रश अवे दोस्तों भागो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वहाँ कुछ खरगोश खेल रहे थे, तभी एक दूसरा मतलब टीकू नामक दूसरा खरगोश आया, मतलब खरगोश दौड़ता हुआ आया। कम रनिंग मतलब दौड़ता आना, और सेकंड फॉर्म में दौड़ता हुआ आया, और उसने कहा फ्रेंड्स रन अवे दोस्तों भागो, द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का यूज़ किया जाएगा, और इसकी वाक्य की पहचान है कि वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और वुल्फ एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ इसका यूज़ किया जाएगा, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर। और दोस्तों इसको वॉल्फ नहीं पढ़ेंगे, कई लोग इसको शायद आप में से वॉल्फ पढ़ें, तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वुल्फ। तो दोस्तों आपको प्रोनाउंसिएशन पर भी विशेष ध्यान देना है। तो उसने क्या कहा कि दोस्तों भागो, द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर, भेड़िया यहाँ आ रहा है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर गागेगी जैसे शब्द आए, ऐसे वाक्यों में विल का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, वह हम सबको खा जाएगा। हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, सारे जो रैबिट्स थे खरगोश थे, रैन अवे वो भाग गए। रन अवे मतलब भाग जाना, सेकंड फॉर्म रैन अवे। ये सुनकर सारे खरगोश भाग गए। बट रिकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। दोस्तों गेटअप का मतलब होता है खड़े होना, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा क्योंकि अक्सर मैंने देखा है काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि उठने के लिए, जगने के लिए भी गेटअप का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति नींद में है, सोया हुआ है और वो जग जाता है तो वहाँ पर हमें वेकअप का यूज़ करना होता है, और कई लोग इसमें गेटअप लगाते हैं तो गेटअप का यूज़ वहाँ पर सही नहीं है, हमें वेकअप का यूज़ करना है। और गेटअप का अर्थ होता है उठ जाना। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी एक मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम सोए हुए हैं नीचे चारपाई पर, बेड पर, कहीं भी हम सोए हुए हैं तो, और हम नींद में हैं
और हम जाग जाते हैं, तो जागने का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली उठ के बैठ गए, खड़े हो गए। जागने का मतलब है कि आप नींद से बाहर आ गए, मतलब कि आपने आंखें खोली, आप नींद से जो नींद की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो, उससे आप बाहर आ गए, आपकी आंखें खुल गई। तो इस जगह पर आपको गेटअप नहीं लगाना, यहाँ पर आपको वेकअप लगाना होगा। तो वेकअप का मतलब क्या होता है कि जागना। लेकिन कई लोग उठने के लिए भी जैसे कोई नींद से जागने के लिए भी गेटअप लगाते हैं, तो वहाँ पर गेटअप नहीं आएगा, वहाँ पर वेकअप आएगा। और यदि आप उठने के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वो उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है, मतलब उठ जाता है, तो उसके लिए हमें वेकअप नहीं लगाना, वहाँ पर हमें गेटअप का यूज़ करना होता है। तो यहाँ देखिए जो बात हो रही है, क्योंकि जो रीकू था वो सोया हुआ नहीं था, वो एक्चुअली में लेटा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वेकअप नहीं लगाया, यहाँ पर गेटअप लगाया है। चलिए, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ देखिए डिड नॉट है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, बट रीकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। लेकिन रीकू अपनी आलस के कारण नहीं उठा। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट, ही थॉट उसने सोचा, द वुल्फ इज फार अवे, उसने क्या सोचा कि द वुल्फ इज फार अवे, कि जो भेड़िया है वो दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर थोड़ी देर और, आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर मैं थोड़ी देर और सो सकता हूँ। सून जल्दी ही, द वुल्फ केम देयर, जल्दी ही जो भेड़िया था वो वहाँ आ गया, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों आप इस बात को समझ आए, जब हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य होता है। आपने ज़्यादातर देखा है जो स्टोरीज होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही भेड़िया वहाँ आ गया। रीकू कुड नॉट रन अवे। दोस्तों यहाँ कुड का यूज़ किया गया, आप इसे जरूर नोट कर लें। देखिए कुड का यूज़ कब किया जाएगा, कुड का यूज़ पास्ट के वाक्यों में पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना को या फिर प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए, और इसकी पहचान क्या है, जो ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द होंगे, ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाता है। अब अगर वो यदि अफर्मेटिव होंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि नेगेटिव होंगे तो सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे नेगेटिव है तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो कुड पहले, कुड फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहने पे सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, रीकू कुड नॉट रन अवे, रीकू नहीं दौड़ सका। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 2-3 वाक्य देता हूँ कुड से ही रिलेटेड, आप उनको जरूर ट्रांसलेट करें, कमेंट में शेयर करके बताएं। पहले वाक्य को आप नोट कर लीजिए, वह कल नहीं आ सका। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कल नहीं आ सका। दोस्तों ये नेगेटिव का वाक्य है। अब मैं आपको एक इंट्रोगेटिव का वाक्य भी देता हूँ, वह कल क्यों नहीं आ सका। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कल क्यों नहीं आ सका। तो दोस्तों मैंने आपको कुड के 2 वाक्य दिए हैं, एक नेगेटिव एक इंट्रोगेटिव। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए, द वुल्फ पाउंस्ड एंड किल्ड हिम। पाउंस का मतलब है किसी पर झपटना, सेकंड में पाउंस्ड। द वुल्फ पाउंस्ड एंड किल्ड हिम, भेड़िया उस पर झपट पड़ा और उसे मार दिया। दस इस प्रकार से रीकू लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। और ये लूज की सेकंड फॉर्म में लॉस्ट आप नोट कर लीजिए, जिसका मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, और ये पास्ट का ही वाक्य है। इस प्रकार से रीकू ने सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, सिर्फ अपने आलस के कारण अपने जीवन को गंवा दिया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप मुझे अपना जो आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो भी अपना साझा किया कीजिए, बताया कीजिए कमेंट में, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि मैं कितना ठीक आपको पढ़ा पाता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसे सुन रहे हैं, तो आप इस बात को खुद भी महसूस कीजिए कि जो मैं चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो मैं बताता हूँ, क्या आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, और उसको समझते हुए कि आप और भी वाक्य बना सकते हैं, या फिर आप दूसरी जैसे मान लीजिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप दूसरी जो इसी लेवल की जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, या अगर आपके पास हैं तो आप उनको पढ़ें और आप उनको देखें कि आप उनको समझ पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आप कृपया करके मुझे अपना जो भी अनुभव हो वो ज़रूर साझा किया कीजिए, जिससे मुझे ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई whenever I bring a new video, I always try my level best that I should be able to teach everyone. Whoever comes to my channel should get to know should get lot of knowledge
whether it is about English speaking or translation, vocabulary, grammar. So guys, that's it for today. I hope you enjoyed the session, and if you really enjoyed, then do like this video. And as I told you, if you have any type of feedback, any suggestion, you can share in the comment section. And do not forget to share your experience of your learning English. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.